तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पेपर का डिटेल एनालिसिस। सबसे पहली खबर है ये वाली, गवर्नमेंट शार्पली कट्स रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। सरकार ने एकदम तेज़ी के साथ में जो छोटी छोटी सेविंग होती हैं उन पर जो आपको रेट्स मिलता है उस पर कटिंग कर दी है। इसको रिलेटेड है। दूसरी न्यूज़ है सीबीआई से रिलेटेड, जो इशरत इनकाउंटर केस था उससे रिलेटेड जो 3 पुलिस अफसर हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके बाद ये न्यूज़ है, ममता बनर्जी का कहना है कि सब लोग मिलकर अब हम मोदी को हराएंगे। जो अलग अलग पार्टी के जो 14 लीडर हैं उनसे उन्होंने कहा है। अगली जो न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने अब अलाउ कर दिया है हमारे देश से कॉटन और शुगर को वो आयात करेगा। ये न्यूज़ भी हम डिटेल में देखेंगे। और एक ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है वैसे, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, सनराइजर हैदराबाद में जो मिचेल मार्श थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उसकी जगह में जेसन रॉय को ले लिया गया है। तो अब बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं। एक और ये न्यूज़ है यहाँ से अंदर जो हम देखेंगे कि बाइडन ने फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 2 ट्रिलियन का पैकेज का प्लान किया है। इसको भी हम देखेंगे बाद में। और एक न्यूज़ है पेज नंबर 10 में हम देखेंगे फार्मर्स के प्रोटेस्टर को लेकर कि वो लोग पार्लियामेंट को घेरना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम भाई पीसफुल करेंगे काम अपना। अब हम डिटेल में देखते हैं पहली न्यूज़ को, जो कि छोटी छोटी सेविंग पर सरकार किस प्रकार से सेंध लगा रही है उसके बारे में है। सरकार सब तरफ से अपन को मारना चाहती है। जहाँ पर आपको सेविंग डिपॉजिट में 4% का ब्याज मिल रहा था 31 मार्च तक, अब उसने कर दिए 3.5% 3 जून तक। और ये जो है पहले 3 क्वार्टर के लिए ये काम सरकार ने करी है, 3 महीने तक 2020-21 के साल के लिए। ठीक है, 1 साल के टाइम के लिए जो आप डिपॉजिट कर रहे थे तो आपको मिलता था 5.5% का ब्याज, अब वो मिलेगा आपको 4.4% का। इसी प्रकार से 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सब में सरकार ने कटौती कर दी है और अपना जेब भर रही सरकार। आगे यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के बारे में बात बताई जा रही है। 7.1% आपको ब्याज मिलता था, अब 6.4 आपको मिलेगा। और यदि हम पॉइंट्स की बात करें, 110 बेसिक पॉइंट्स था, अब आपको 40 बेसिक पॉइंट उसने कम कर दिया है वेडनेसडे को एक नोटिफिकेशन जारी करके। आगे वाले पैराग्राफ में भी यही सब बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि 1 साल के लिए आप यदि पैसे को डिपॉजिट करते थे 5.5% का पहले आपको मिलता था, ठीक है, अब लेकिन आपको मिलेगा 4.5%, मतलब 4.4% आपको ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें आपको 7.4 मिलता था, अब 6.5 कर दिया गया है। और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है 7.6 जो आपको मिलता था, अब वहाँ आपको 6.9% का ब्याज मिलने वाला है। अब सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ें हैं हमारे लिए वो इस पैराग्राफ में से, ये आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि जो स्मॉल जो सेविंग रहती हैं, इंस्ट्रूमेंट होती हैं, ये हर क्वार्टर में इनकी रेट को सरकार चेंज करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साल में करती है कि क्वार्टर में करती है, ठीक है। और रेट को कट करते या फिर निर्धारित करते समय सरकार देखती है रिटेल इन्फ्लेशन को, ठीक है। अब सरकार ये चाहती है कि लोग पैसे को जमा ना करें, आपको डिपॉजिट नहीं करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में रखना चाहती है। ये उसका उद्देश्य है, इसके लिए उसने रेट को डाउन कर दिया है। मार्केट में पैसा बना रहना चाहिए, ठीक है। जब रिटेल इन्फ्लेशन 6% को ब्रीच कर रही है, तब सरकार को लगा नहीं यार, अब मार्केट में पैसा कम हो रहा है, लोग जमा ज़्यादा करने लग गए,
तो सरकार ये चाहती है कि लोग कम से कम जमा करें, लोगों के हाथ में पैसा हो। इस चक्कर में सरकार ने ये सब कदम उठाई है। और दूसरा ये भी रीज़न है कि भाई सरकार को जो घाटा हो रहा है वो सब यहीं से तो पूरा कर रही है। ऐसा इसलिए उसने की है कि ताकि ये एग्जीक्यूट कर सके, निष्पादित कर सके बोरोइंग प्लान्स को आने वाले साल के लिए और ग्रोथ को बढ़ा सके, इसलिए उसने ऐसा काम करी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है सीबीआई से रिलेटेड है कि सीबीआई ने कुछ पुलिस अफसरों को रिहा कर दिया है। 2004 का ये केस था। जांच में ये पता चला खुफिया जानकारी से कि ये जो इशरत जहां है, एक लेडीज़ है, इसके साथ में भी और काफ़ी लोग इनकाउंटर में मारे गए थे। तो इनके फैमिली वाले ने इशरत की फैमिली वाले ने हाई कोर्ट में अपील दायर की कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारे परिवार वाले जो इनकाउंटर में मारे गए। तो उसने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी थी हाई कोर्ट ने। इसके बाद केस चलता रहा तो कई सारे पुलिस अधिकारियों पर यह केस चला था। तो उसी चक्कर में अभी 3 पुलिस अफसर को रिहा कर दिया गया है कि ये लोग देशद्रोही थे, नरेंद्र मोदी की हत्या के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। 2004 की बात है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब यहाँ पर सीबीआई का उल्लेख किया गया है तो हमारे लिए सीबीआई इम्पोर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ में रहा है, तो इससे रिलेटेड हमको कुछ डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने सीबीआई की वेबसाइट से ही उठाया है। वैसे तो यदि हम इसको डिटेल में देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सीबीआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे और फिर अगली जो बातें हैं, जब सीबीआई का अगले बार उल्लेख रहेगा तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे, अब जब कभी न्यूज़ में रहेगा। तो सबसे पहली बात, सीबीआई की वेबसाइट में जो जानकारी दी गई है इसके हिस्ट्री को बताती है, आखिर क्यों सीबीआई की ज़रूरत पड़ी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें सरकार ने ये महसूस करा कि जो भी असामाजिक लोग थे, सरकारी हों चाहे गैर सरकारी, दोनों प्रकार के लोगों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी में पाया गया और जो लागत लगनी थी उससे ज़्यादा लागत सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध में लगी। तो उनको भ्रष्टाचार समझ में आया, इसलिए इसको लाना पड़ा 1941 में। तो सरकार ने क्या काम करी, भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग से जो एक संबंधित थे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन 1941 में एक विशेष पुलिस स्थापना एसपीआई के द्वारा एग्जीक्यूटिव आर्डर को पास किया गया और फिर बाद में इसके काम को भी उन्होंने बढ़ा दिया। रेलवे में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उनके मामलों की भी आप जांच करिए, सरकार ने उनको ऑर्डर दे दिया और ये बात 1942 की। और रेलवे से रिलेटेड जांच करने का आदेश क्यों दिया, क्योंकि रेलवे के द्वारा माल को लाया और ले जाया जाता था, ठीक है, युद्ध से संबंधित सामग्री का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसलिए सरकार ने रेलवे से रिलेटेड भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भी आदेश दिया था। इसके बाद अगली जो बात यहाँ पर बताई गई है वो ये है, 1943 में सरकार ने फिर से एक अध्यादेश जारी करा। क्या था अध्यादेश, कि हमें एक विशेष पुलिस बल को गठित करना है और केंद्रीय सरकार के विभाग ब्रिटिश भारत में कहीं पर भी हों, वो कहीं भी स्थित हों, उनसे रिलेटेड भ्रष्टाचार के जो भी अपराध हैं उनकी जांच करने के लिए प्राधिकृत इसको किया गया। युद्ध तो समाप्त हो गया था, उसके बाद रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए सरकार को लगा कि एक केंद्रीय सरकार की एजेंसी होना चाहिए। तो 1943 में एक अध्यादेश जारी कर दी सरकार ने और 30 सितंबर 1946 के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। और फिर बाद में क्या हुआ,
इसी साल में दिल्ली विशेष पुलिस बल की स्थापना अधिनियम 1946 में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों अब मैं सीबीआई से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि यदि और भी ज़्यादा आपको जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कई बार आते रहते हैं, सीबीआई चर्चा में रहता है, देख लेंगे अब आगे। उसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री देख लिए हैं, इसके कार्य देख लेंगे, और भी क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, क्यों इसकी आलोचना होते रहती है, ये सब बातें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो चुनाव से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको हम नहीं देखेंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि अब मोदी से हम मिल के लड़ेंगे। पूरे देश भर में बीजेपी का शासन एक तरफा चलाना चाहती है, तो हम एक काम करते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, 14 लीडर्स जो हैं, और मोदी को हराते हैं, ये उनका कहना है। इसके बाद जो पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है कि पाकिस्तान अब काटन और शुगर को इंडिया से आयात करेगा, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पार्सली रिवर्सिंग ए 2-year old डिसीजन, मतलब थोड़ा थोड़ा वो रिवर्स हो रहा है पाकिस्तान। 2 साल उसका पुराना ये डिसीजन था, जब टेंशन बढ़ गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने कह दिया था हम आपके साथ में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आपसे कोई चीज़ हम नहीं खरीदेंगे, ये उनका कहना था। लेकिन जब सीज फायर को रिलेटेड अभी एक बातचीत चल रही थी कि सीज फायर का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे लगा कि नहीं अब शांति स्थापित हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कहीं ना कहीं ये भी बात मायने रखती है कि एलओसी में जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट होने वाला है अभी, अब जो भी बातचीत होने वाली थी, उसका भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान है। तभी जाके पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम ट्रेड वापस में चालू कर देते हैं इंडिया के साथ में। और ये जो कदम उठाया गया है वो प्राइस के राइज होने और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इसलिए वो लोग आयात करना चाहते हैं। ये कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। और लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया है इसका रीज़न कि आखिर पाकिस्तान को इंडिया से ये सब चीज़ें क्यों मंगवानी पड़ी। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड को देखें और हमारे इंडिया को देखें, तो यहाँ पर प्राइस हाइज हैं और इंडिया में शुगर के प्राइस लो हैं, इसलिए हम इंडिया से चीज़ें खरीदेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी चीज़ें महंगी है, इसका रेट महंगा है, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई कच्चा माल कहीं से भी आप सस्ता खरीद लो। आगे वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि देयर वाज आल्सो हाई डिमांड फॉर कॉटन एंड कॉटन यार्न फ्रॉम इंडिया। उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर हाई डिमांड है कॉटन और कॉटन के धागे की, कहाँ पर, फ्रॉम इंडिया, और स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, एसएमई हैं, ये भी एक्सपोर्ट करने लगी हैं, तो डिमांड और भी बढ़ गई है कि हमें और कच्चा माल चाहिए। लेकिन ये 2020 में इनका कहना है कि कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था। अब दूसरी जो बात यहाँ पर बताई गई है, जो मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद क्यों किया था। 9 अगस्त 2019 की बात है, भारत ने जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया, तभी से पाकिस्तान ने कह दिया था कि भैया हम तुम्हारे साथ में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसमें बताया गया है कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या सोचता है। तो इंडिया का तो कहना है भैया हमने कोई भी ट्रेड को बैन नहीं किया है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, इसने केवल सस्पेंड किया था, इंडिया ने केवल सस्पेंड किया था क्रॉस एलओसी जो ट्रेड होता है उसको सस्पेंड करा था कुछ टाइम के लिए, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा की जो बात पाकिस्तान को इंडिया कहता था, उस स्टेटस को भी इंडिया ने विथड्रा कर लिया था, वापस ले लिया था। क्यों? पुलवामा अटैक फरवरी 2019 में जो हुआ था, इसके कारण। अब इसके बाद में सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि
इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में एक आशा की किरण आई है कि भैया अब रिलेशन जो है अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीज़ाज। दूसरी बात, इंडस वाटर्स कमीशन का जो एग्रीमेंट है उसकी शेड्यूलिंग को लेकर है, इससे भी आशा की किरण जग रही है कि भाई इसमें भी कोई अच्छा सा एग्रीमेंट हो जाएगा। 5000 सीज फायर वायलेशन हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, इसके बाद भी शांति हो सकती है। तो ये सब बातें हैं जिससे हमें ये लगता है कि अब संबंध अच्छे हो सकते हैं। और कुल मिला के लास्ट में यदि हम बात करें, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। और इस सर्विस से रिलेटेड जो भी लोग लगे हुए हैं, जैसे कि ट्रकर्स, सर्विस स्टाफ्स इन पंजाब, इनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। और जो स्टेक होल्डर हैं, ट्रेड में लगे हुए हैं, जो भी कंपनियां लगी हुई हैं, उनको भी फ़ायदा होने वाला है। जब पाकिस्तान ने बैन कर दिया था कि हम इंडिया के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ की कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा था कच्चे मटेरियल को रिलेटेड, क्योंकि कच्चा मटेरियल पूरे वर्ल्ड में हाई हो गया उसका रेट, पाकिस्तान में भी उसका रेट हाई है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि कहीं से भी, जहाँ पर भी सस्ता है इसका दाम, हम वहीं से माल खरीदेंगे। और ये थोड़ा सा रह गया था कि जो स्मॉल सेविंग में सरकार ने जो रेट कट की है ना, उस रिलेटेड थोड़ी सी बात रह गई है। बाकी तो इसमें नीचे आप जो भी देखोगे ना, वही सब बातें रिपीट हुई हैं कि किस योजना में कितना % की कटिंग सरकार ने की है। तो कुल मिला के सरकार का ये उद्देश्य है कि हम 12.05 लाख करोड़ रुपया 2021-22 में उधार लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ ए रिकॉर्ड ग्रॉस बोरोइंग ऑफ 13.71 लाख करोड़ इन 2020-21 का डाटा यहाँ पे बताया 13.71 लाख करोड़। और 21-22 का यदि बात करें तो 12.05, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे प्रकार करके इतना रुपया हमको बोरो करना है, कर ही रही है, आप देख ही रहे हो, कहीं ना कहीं से तो उसको मिल ही जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पेज हो गया है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले पेज से जो मेन न्यूज़ हो जाती है हमारी, वो ये है एनजीटी से रिलेटेड। एनजीटी का कहना है कि एक कमेटी बनाना है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी वायलेशन हो रहा, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी उल्लंघन कहीं पर भी होता है, तो हम उसके लिए एक कमेटी बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम एनजीटी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेंगे। तो आइए इसकी जानकारी हम हासिल करते हैं। हमने ये जो जानकारी उठाया है इसी की वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, ये इस्टेब्लिश हुई थी 18/10/2010 को। एक एक्ट लाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। क्यों लाया गया था? ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि जैसे कि इसलिए भी लाया गया था कि यदि पर्यावरण को कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, तो इसको इसलिए लाया गया था। एक ये भी रीज़न था कि कंपनसेशन लोगों को मिल सके, और इसके सभी लोग जो है स्पेशलाइज होते हैं, और ये जो है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन वाले जो भी इशू हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बताई गई है कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंडेड नहीं है कि भाई इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1960 का पालन करना ही है, लेकिन
ये अपने आप को गाइड प्राप्त करता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। और इसको लाने का एक रीज़न ये भी रहा था कि कोर्ट कोर्ट में जो केस जा रहे थे, पर्यावरण के भी केस चले जा रहे हैं, इधर से सिविल वाले भी जा रहे हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर केसों की संख्या जब बढ़ने लगी थी तो सरकार को ये लगा कि केसों को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो इसी चक्कर में इसको लाया गया था बर्डन को कम करने के लिए। और यदि हम टाइम लिमिट की बात करें तो 6 महीने की टाइम इन्होंने निर्धारित किया है, अपने काम करने की 6 महीने के अंदर अंदर काम करना है। और फिर लास्ट में सबसे बात ये बताई जाती है कि इसके कार्यालय कहाँ कहाँ पर, तो भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, यहाँ पर इसके ऑफिस हैं। नई दिल्ली में तो है ही, तो कुल मिला के 5 जगह में इसके ऑफिस हैं, ताकि हर जगह की बात सुनी जा सके, जल्दी से जल्दी केसों का निपटारा किया जा सके। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ से तो कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे समझ में नहीं आती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में एनआरसी का उल्लेख किया गया है, तो हम एनआरसी के बारे में देख लेते हैं बेसिक जानकारी। तो दोस्तों, एनआरसी का जो फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये ऐसा रजिस्टर है जो ये बताता है कि कौन इंडिया का व्यक्ति है और कौन बाहर से इंडिया में आया है। इसका पता लगाने के लिए एक प्रकार का रजिस्टर है। और इंडिया में जो भी अवैध रूप से रह रहा है, बाहर से जो घुसपैठिए रह रहे हैं, चाहे वो असम हो चाहे कोई भी स्टेट हो, उनको इंडिया से बाहर करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। अब यदि हम हिस्ट्री की बात कहें तो असम में आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना था। और आपको एक न्यूज़ याद होगी, है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एक कैलकुलेशन हुआ था वहाँ पर, ठीक है, कि कौन इंडियंस है और कौन बाहर से आया हुआ है। तो लगभग असम में जब इसको अपडेट किया गया था ना एनआरसी को, 20 लाख लोग बाहर हो गए थे, और इनमें से तो जो अधिकतर थे ना वो हिंदू लोग थे। तो इसी चक्कर में फिर सरकार पीछे हट गई थी कि भैया हमको नहीं करना है अपडेट अभी। और इसमें एक डेडलाइन रखी गई है ना, 1971 के पहले, 1971 के पहले की एक सीमा रखी गई है। कौन सी सीमा रखी गई है? 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहे रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है, और इसके बाद के जो भी आदमी हैं वो इंडियंस नहीं हैं, घुसपैठिए हैं। अब आप समझ सकते हो कि 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट्स लोगों को देने में कितनी ज़्यादा दिक्कत जाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहते हैं सही मायने में। इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो भाई, और कहीं कहीं तो गलत तरीके से भी नागरिकता ले लिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी देख रहे हैं आप कि सही लोगों को भी अपना डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था एनआरसी का। और जब आप डॉक्यूमेंट देने में फेल हो जाते हो ना, तो असम में जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर आपको रखा जाता है, और फिर उन देशों से संपर्क करेगी सरकार जहाँ के आप नागरिक हो, उसके बाद फिर आपको वहाँ पर इज्जत के साथ में भेज दिया जाएगा। ऐसी कहानी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद वाले पेज में कौन सी न्यूज़ है जो हमारे काम की है। अगले पेज से ये वाली न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जो परमवीर सिंह हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि इनके ऊपर इन्होंने फोर्स डाला था। मतलब गृह मंत्री का ये कहना था कि भैया आपको 1000 करोड़ की वसूली करनी है, ठीक है। तो परमवीर सिंह जो पुलिस अधिकारी हैं, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट गए
कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, पहले हाई कोर्ट जाओ। अब हाई कोर्ट का ये कहना है कि भैया आपने एफआईआर तो दर्ज ही नहीं कराए हो, तो हम कैसे करके आपको कह दें कि सीबीआई की जांच आपके केस में होगी। ये कहना है हाई कोर्ट का। ठीक है, जरूरी सी बात है, छोटी सी बात है। अगली न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कर्नाटक से है, जिसमें ये जो BS येदियुरप्पा हैं, इनके खिलाफ हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। इनके ऊपर आरोप लगा था कि जेडीएस के जो एक एमएलए हैं, ठीक है, उनके लड़के को इन्होंने कुछ पैसे देने का वादा किया था और साथ में ही इन्होंने कहा था कि हम मिनिस्ट्री दिलाएंगे। इस चक्कर में इनको सीबीआई जांच का आदेश मिल गया है। तो कर्नाटक न्यूज़ में रहा है, तो चलिए हम देख लेते हैं कर्नाटक का मैप। ये कर्नाटक है, इससे लगा हुआ है नीचे में तमिलनाडु और उसके नीचे में है केरला। ठीक है, एक थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है गोवा के साथ में, महाराष्ट्र के साथ में शेयर करता है, और इधर से ऊपर में तेलंगाना, और राइट साइड से हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। कुल मिला के कितने स्टेट हो गए? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा, इतने स्टेट के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक न्यूज़ आई है विशाखापट्टनम में जो स्टाइरिलीन गैस जो लीक हुई थी उसी से रिलेटेड है। तो एक जांच एजेंसी बनी थी, या फिर एक कमेटी कह सकते हैं आपने, उसने एक गाइडलाइन जारी करी थी कि आपको किस प्रकार से सावधानी बरतनी है। तो उसी से रिलेटेड रेलवे भी जागरूक हो गई है कि भाई यदि हम कोई भी जहरीली गैस या फिर ऐसा कोई मटेरियल अपने रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो SOP जारी की गई है, हम उसके अनुसार ही हमको काम करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे जान माल का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। तो उस कमेटी का हम नाम देख लेते हैं, हाई पावर कमेटी, HPC। ठीक है, जिसने इन्वेस्टिगेटेड करी थी गैस लीक का स्टाइरिलीन वेपर। ये आपको याद रखना था वो कौन सी गैस थी, और आपको ये भी याद रखना है उस कंपनी का नाम, MSLG पॉलीमर्स लिमिटेड, और स्टेट था वो, यदि सिटी की बात करें हम तो विशाखापट्टनम। ठीक है, और ये थी उसकी डेट 6 से 7 मई 2020 की बात थी, जिसमें से 12 लोग जो हैं मर गए थे। ठीक है, और कईयों लोग जो है, सैकड़ों लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और रेलवे बोर्ड, इन्होंने रेलवे जर्नल को लिखा है कि आप वो सभी स्टेप लीजिए जो HPC ने आपको रिकमेंड किया है, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे जैसा भी हो। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि भाई देखो, जैसे लॉकडाउन अब जो है जैसे ही लिफ्ट हो चुका है, तो देश के किसी भी कोने से केमिकल की जो है एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ गई है। इससे न केवल प्रॉपर्टी डैमेज होती या फिर इंडस्ट्रियल डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा, बल्कि इससे जीवन को भी नुकसान है। मेजर इंजरीज हो जाती है वर्करों को, और परमानेंटली वो लोग डिसेबल भी हो सकते हैं। और उन्होंने रेफरेंस दिया किसका? विशाखापट्टनम गैस लीक का, जिसका असर जो है 3 किलोमीटर के रेडियस तक रहा था। और फिर इसके बाद में ये बात बताई गई है कि आंध्र प्रदेश ने क्या क्या इसके लिए कदम उठाया। तो सबसे पहले तो HPC का गठन करा। इसके साथ में क्या क्या शामिल था? सेंट्रल एजेंसी शामिल थी, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस सब लोग जो है इसकी जांच में
लग गए थे, कहाँ कमियां हैं, क्या हमको सावधानी रखना और क्या काम हम कर सकते हैं। और जब एचपीसी ने जांच करी ना, तो उन्होंने बताया कि कैसे करके जो है आप ये सब जो हैजार्डियस केमिकल्स हैं ना, जनरल और स्टेरिल इन पार्टिकुलर, इनको आप किस प्रकार से हैंडल करना है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, MOEFCC ये एक नोडल एजेंसी है जो कि हैंडलिंग करती किस प्रकार के मैटर, केमिकल डिजास्टर, रिफर्ड द टेक्निकल रिकमेंडेशन टू सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप। अब अगले पेज से तो मुझे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ समझ में नहीं आती है, केवल ये CA का यहाँ पे उल्लेख किया गया, तो हम CA से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को हम देख लेते हैं। देखिए, मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा संख्या में रहते हैं, कहाँ कहाँ, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देशों को इसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं और धर्म के नाम पर इनको उत्पीड़ित किया जाता है। उत्पीड़ित होने के बाद यदि ये इंडिया में आकर रहने लगते हैं तो इंडिया उनको नागरिकता देगा। ये बात कही गई है नागरिक CAA में, ठीक है। अब इसमें उन्होंने मुस्लिम को बाहर कर दिया है। क्या मुस्लिम किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं होते होंगे, है ना। इस प्रकार से इसका विरोध इसलिए तो हो रहा है कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हो, सभी धर्मों को तो नागरिकता दे रहे हो, लेकिन जो हो सकता है मुस्लिम भी किसी प्रकार से प्रताड़ित होकर आया हो, या हो सकता है ये जो धर्म वाले हैं, अब इनको कौन कहे, किस हिसाब से आप ये डिसाइड करोगे कि ये लोग पीड़ित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बहुत सारे इस पर विवाद खड़े हुए हैं CAA को लेकर। और दूसरी बात NRC की, इसके पहले मैं जो आपको बताया था बात, ठीक है, NRC में एक तो आप ये कह रहे हो कि हम घुसपैठियों को अपने देश से बाहर करेंगे, और CAA के द्वारा आप कह रहे हो कि बाहर के जो आदमी आए हुए हैं उनको नागरिकता देंगे। तो दोनों एक प्रकार से विरोध वाली बात लगती है, अपोजिशन टाइप की बात लगती है इसमें। अब नागरिकता को लेकर क्या है नियम कि भाई यदि पिछले 11 साल से आप रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये लोग जो उत्पीड़ित होकर अपने यहाँ पर आए हैं, अल्पसंख्यक लोग, इनके लिए 6 साल की टाइम निर्धारित किया गया है, ठीक है। जो 6 साल से रह रहे हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अवैध प्रवासी कौन लोग हैं। तो नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक, यही तो है पुराना कानून जिसको नया बना रहे हैं, ठीक है। जो भी अवैध प्रवासी हैं उनको हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे। अब अवैध प्रवासी हम किनको कहेंगे, जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है और अपने देश में आ गए, या फिर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है और आ गए हैं, या फिर इनके पास डॉक्यूमेंट थे लेकिन उनके डॉक्यूमेंट की डेट ख़त्म हो गई और तो भी वो लोग रह रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे अवैध प्रवासी। और यदि कोई अवैध प्रवासी हमारे देश में रह रहा है तो सरकार क्या करेगी, या तो जेल भेज देगी, या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम और 1920 के तहत उनको वापस उनके देश भेज देगी, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2015 और 16 में 1946 और 1920 के कानून में संशोधन करके, यही बात है ना जो अभी अभी जो संशोधन किया गया है, ये सब काम कर दी है। और फिर सरकार क्या काम करेगी, नए कानून के अनुसार, CAA के अनुसार, इनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी इनको जेल में नहीं डाल सकती है, ना ही उनके देश वापस भेजेगी। और आपको ये समय सीमा ध्यान में रखना भैया, 31 दिसंबर 2014 तक या फिर उससे पहले भारत आकर रह रहे हैं वो लोग CAA के अंतर्गत छूट प्राप्त करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी आप देख लीजिए कि ये विवाद, आखिर इसमें विवाद क्यों इतने ज़्यादा आप देख रहे थे, हिंसा हुई, लड़ाई झगड़े,
सब कुछ हुआ है इसको लेकर। तो विपक्ष का सबसे बड़ा तो कहना ये है कि आप मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रहे हो। भाई नागरिकता यदि आपको देना है तो आप धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो कि ये धर्म वालों को ही हम देंगे, मुस्लिम लोगों को ना ये के से बाहर रखेंगे। तो इस प्रकार से तो आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हो, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। और पूर्वोत्तर वाले लोग क्या कहते हैं, यदि सीएए के अंतर्गत आप लोगों को नागरिकता दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे रोजगार धंधे का क्या होगा यदि बाहर से आके हमारे यहाँ पर लोग रहने जाएंगे तो। उनका ये कहना है, इसलिए इसका विरोध बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। कोई भी हो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई मेरा रोजगार छिन जाए, कोई अवसर ही ना रहे। अगली जो हमारे काम की न्यूज़ है देखने लायक वो ये है, मिलिट्री में भी फार्म्स होते हैं जहाँ पर गायों को रखा जाता है, दूध निकाला जाता है और मिलिट्री को सप्लाई किया जाता है। तो ये न्यूज़ आई है कि 132 साल के बाद में पहली बार मिलिट्री फार्म्स को शट डाउन किया गया है। और यहाँ पे रीज़न भी बताया गया है कि भाई क्यों इसको बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे ये बताया कि 2016 की बात है, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेठकर रिटायर्ड थे, एक कमेटी गठित हुई थी। इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी को हमको बढ़ाना है, युद्ध से रिलेटेड कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, और डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा हो रहा उसको हमको फिर से बैलेंस करना है। इसके लिए तो हमको भैया खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है तो इसको बंद आपको करना पड़ेगा फार्म। और 2012 में भी यही बात कही गई थी। क्वार्टर मास्टर जनरल ब्लांच हैड रिकमेंडेड देयर क्लोजर इन, ठीक है, दिसंबर 2016। और थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है जो यहाँ पर बताई गई, हमारे लिए एकदम न्यू है। ये जो फार्म्स हैं, डेयरी वाले जो फार्म हैं या फिर काऊ वाले जो फार्म्स हैं, उनको क्यों सेटअप किया गया था। तो हाइजीनिक काऊ मिल्क किनको, ट्रूप्स को गैरिसन अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया में हाइजीनिक काऊ मिल्क प्रदान करने के लिए जो गैरिसन होते थे, ये नगर या फिर दुर्ग, जो नगर सैनिक रहते थे जो यहाँ की सेफ्टी करते थे ना, इनको अच्छी क्वालिटी का दूध मिल सके, इसके लिए जो है ये फार्म्स इस्टेब्लिश किए गए थे। और जो फर्स्ट मिलिट्री फार्म वाज राइज्ड ऑन फरवरी 1, 1889 इलाहाबाद में। पहला जो मिलिट्री फार्म है 1889 को 1 फरवरी को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। अब इसके बाद आगे क्या क्या प्रगति हुई इसके बारे में बताया गया है कि आज़ादी के बाद, ठीक है, कैसा फला फूला ये फार्म। 30,000 हो गई मवेशियों की संख्या और फार्म की संख्या हो गई 130 अपने ऑल ओवर इंडिया में। और यहाँ तक आप सोचिए कि लेह और कारगिल में भी 1919 में यहाँ पर भी जो है इस्टेब्लिश किए गए। और इसके बाद बताया गया है डिटेल किसका, कितने करोड़ लीटर दूध इन्होंने सप्लाई किया और कितने टन है, लगभग 25,000 टन है सप्लाई किया प्रति साल, और 3.5 करोड़ लीटर प्रत्येक साल इन्होंने दूध की सप्लाई करी। और भी कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि इसको आप क्रेडिट दे सकते हैं, पायोनियरिंग टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल, ठीक है, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पशुओं में यहाँ पर लाया गया और ऑर्गेनाइज मैनर में डेयरी का काम इन्होंने चालू करा। और जो अमेरिकी नौसैनिक रहते हैं ना, उनको सेवा प्रदान करी कब, 1971 के वार में। और यहाँ पे बताया गया है कि मिल की उन्होंने सप्लाई किया वेस्टर्न और ईस्टर्न वार फ्रंट जब जब हुआ, जैसे कि कारगिल ऑपरेशन टू द नॉर्दर्न कमांड।
अगली जो न्यूज़ है, कीप वैक्सीन वेस्टेज बिलो 1%। मिनिस्ट्री का ये हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भैया आपको जो वैक्सीन दी गई है, ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डेट निकल गई उसके बाद आप फिर से मांगने लगे, वो तो वैक्सीन फिर वेस्टेज हो जाएगा उसका। इसलिए उसका कहना है कि भाई वेस्टेज को आपको 1% से भी नीचे रखना है। और वर्तमान में 6% जो वैक्सीन हैं ओवर डेटेड हो जा रही हैं, लगा ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। और मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि जिनको ज़रूरत है आप उनको ही लगाइए। स्टॉक का भी ध्यान रखना है कि कितना स्टॉक आपके पड़ा है। पता चला आप मंगाते ही जा रहे हैं और आपकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होते जा रही, तो जो 6% का जो आप वेस्टेज कर रहे हैं उसको कम करो, 1% से भी नीचे लाओ आप। अगली जो न्यूज़ है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो प्लानिंग है सरकार की, उन्होंने डेट को बढ़ा दिया है, 30 जून तक कर दिया है। तो आप यदि लिंक करवाना चाहते हैं तो ये डेट आप ध्यान रखें, 30 जून तक आप अपना काम करवा लीजिए। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अब इंडिया में एक तीसरी वैक्सीन भी आने वाली है, स्पुतनिक 5। इसका 3rd फेज़ का जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत जल्दी ये भी आने वाली है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, फिर कब तक आती है। एक जो न्यूज़ है आदर्श ग्रुप से रिलेटेड है, एक आदर्श ग्रुप से स्कैम से रिलेटेड है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि इसके बारे में भी क्या था ये स्कैम, कैसे इन्होंने धोखाधड़ी किया, उसके बारे में जानकारी है। तो ईडी ने जब इस केस की जांच की तो राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड 1489 करोड़ की इनकी जो संपत्ति है इस कंपनी की, उसको ईडी कह रही हम कुर्क करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा फंसाया था उनको पैसा वापस दिया जाएगा। अब ये जो केस है 22 मार्च 2019 को दर्ज किया गया था और आप आज देख रहे हो 2021, लगभग 2 साल हो चुके हैं। देख रहे हैं आप केस में कितनी पेंडिंग रहता है, कितना टाइम लग जाता है। ये जो केस है राजस्थान में 2018 को एफआईआर दर्ज हुआ था। कौन कौन लोग थे? मुकेश मोदी, राहुल मोदी और अन्य समूह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अधिकारी थे और अन्य निजी लोग भी इसमें शामिल थे। तो इसमें कई सारे खुलासे हुए। इसमें ये बताया गया है कि जो आरोपी मुकेश मोदी है, इसने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र मोदी, भरत मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी, प्रियंका मोदी आदि ये सब लोग और भी जो सोसाइटी के अधिकारी थे, इनको मिला के अपने सहयोगी के साथ में ये लोग मिले और डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट किए थे अपना पैसा, उनके पैसे को निकाल लिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ? इंटरलिंक फर्जी लेन देन के जरिए मुकेश मोदी ने, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने फर्जी ऋणों का लाभ लिया, मतलब फर्जी लोन का इन्होंने लाभ लिया। अब इन्होंने क्या काम किया? लोन इन्होंने क्यों लिया? रियल एस्टेट के व्यवसाय के नाम पर धन निकालने के लिए एकमात्र उद्देश्य से कई कंपनी और फर्मों को इन्होंने पंजीकृत कर, कई सारी एक कंपनियां खड़ी करने के नाम से इन्होंने लोन ले लिया। अब ये लोग क्या करते हैं? इन कंपनियों में अपने धन का निवेश करते हैं शेयर पूंजी के तौर पर, शेयर के रूप में। और अब ये लोग अपने ही परिजन और कंपनियों को वेतन देना चालू कर देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, कमीशन के जरिए भारी मात्रा में धन का ये डायवर्जन करने लग जाते हैं। अब लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ? ये जो मुकेश मोदी था इसको होने लगा लॉस, ठीक है। अब इसी चक्कर में ईडी ने 7 अक्टूबर 2019 के आदेश से कंपनी की 1489 करोड़ की रुपए की जो संपत्ति है उसको अटैच कर ली और न्यायिक निर्णय अधिकरण नई दिल्ली ने भी इस अटैचमेंट की पुष्टि कर दी है। और बस अब इनकी संपत्ति कुर्क होने वाली है।
अब यहाँ से हम देख लेते हैं जो बाइडन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 2 ट्रिलियन का प्लान बनाया है, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या क्या इससे अमेरिका को फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। भाई कुछ भी कहो, इसे कहते हैं देश का नेता। आते ही एकदम धकाधक सबसे पहले तो कोविड-19 से रिलेटेड इन्होंने राहत पैकेज अनाउंस किया था, लोग तो देखते और सुनते ही रह गए थे। उसके बाद फिर से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने 2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया है भैया। तो कहाँ कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं जो बाइडन? रोड में पैसा लगा रहे हैं, ब्रिज बनाएंगे, हाई स्पीड इंटरनेट लाना है, इस प्रकार से ये हो गया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। और वाटर पाइप, यहाँ पे ये अपना पैसा फंसा रहे हैं। अब थोड़ा सा और भी डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। 621 बिलियन डॉलर मॉडर्नाइजिंग ऑफ रोड एंड ब्रिज, मॉडर्नाइजिंग पब्लिक ट्रांजिट, जैसे कि बस है, रैपिड बस है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रैक्स और कोच, इनको एकदम चकाचक करने के चक्कर में है ये, ठीक है। और चाहे वो पैसेंजर वाली ट्रेन हो, चाहे माल ढोने वाली रेल की गाड़ी हो, ये सब सर्विस को एक बिल्कुल तरोताज़ा करने के चक्कर में है भैया। इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द वाइट हाउस, ठीक है। और बहुत बढ़िया क्वालिटी का पानी भी पिलाने वाले हैं। 111 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट, डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाले हैं। तो देख लो भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आपको लिखने के लिए आ जाए कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि हमको भी यहाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये क्या, किस चीज़ के चक्कर में है? जो लेड के जो पाइप है ना, इनको ये पूरा रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर जो है क्लीन पावर, और एनदर जो 100 बिलियन डॉलर है वो ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाने वाले हैं। जो मिस्टर बाइडन, वो ये भी कह सकते हैं कि भैया 180 बिलियन जो डॉलर है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में, इसमें भी हमको काम करना पड़ेगा। और जो 300 बिलियन डॉलर है वो सप्लाई चेन मैनेज इन्वेस्टमेंट और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए इतना पैसा लगाना है, ठीक है। और भी बहुत अच्छी बात ये है कि ये इनकी भी केयर कर रहे हैं। ज़्यादा एज के जो लोग हो गए हैं या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड, जो जिनको विकलांग लोग बोलते हैं ना, उनके लिए भी ये कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं कि होम या फिर कम्युनिटी बेस्ड केयर इनको प्रदान करेंगे। इसके लिए जो पैसा है 400 बिलियन डॉलर का फंड रखा गया है। तो भाई इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? हो सकता है जो बाइडन है वो टैक्स की कटिंग करने लग जाए, और भी ज़्यादा टैक्स कटिंग करने लग जाए, उससे पैसा इकट्ठा करें और कहीं कह दें कि भैया ये सुविधाएं हम दे रहे। वही बात है जो मैं आपको बताया ना कि उनकी क्या प्लानिंग है। ये कॉर्पोरेट टैक्स को हाइक करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? 21% से 28% ये बढ़ाने के चक्कर में है। और ये चाहते हैं कि भैया पूरे ग्लोबल में एक टैक्स निर्धारित करना चाहते हैं, मिनिमम टैक्स ऑफ 21% का। और ये चाह रहे हैं कि भैया आप जो अदर देश वाले हो ना, वो भी ये मिनिमम टैक्स को अप्लाई करो 21% का। कारपोरेट के लिए है ये, लेकिन और ये तो खैर अच्छी बात है। जो फॉसिल फ्यूल आज कंपनियां यूज़ कर रही हैं ना, उसमें यदि आप टैक्स ले रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग इससे प्रभावित होते हैं। प्लानिंग तो अच्छी है भैया, लेकिन ये जो है ना अपोजिशन का, ये इसको बहुत ज़्यादा विरोध सहने वाला है। अब एक हाथ से तो आप ले रहे हो, दूसरे हाथ से दे रहे हो, तो क्या मतलब रहा है इसका, बताओ। आगे की जो न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, या फिर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया की जो जीडीपी है 7.5 से 12.5% फाइनेंस ईयर 2022 में ग्रोथ करने वाली है।
और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि जो अभी जो न्यू वेव आया है ना कोविड का, ये है रिस्क इस जीडीपी ग्रोथ में। 2021 की यदि बात करें तो अप्रैल 1 2021 फॉर दिस ईयर 10.1%, ठीक है। और रीजन बताया है कि भैया वैक्सीन का रोल आउट होने लगा है और जो एक्टिविटी हैं कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर में होने लगी, चलने लगी, एज पर द वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस साउथ एशिया वैक्सीनेटेड रिपोर्ट, इसमें ये बात कही गई है। फिर भी कुछ अनसर्टेनिटी हैं भैया, जो कि एपिडेमियोलॉजिकल और पॉलिसी फैक्टर, और जैसे कि रियल जीडीपी जो ग्रोथ है ना वो रेंज 7.5 से 12.5%, इस्टेब्लिशिंग 6 से 7% इन द मीडियम टर्म, ये बात इन्होंने कही है। और 2021 का फिजिकल ईयर 2021 का इन्होंने जो भी डेटा दिया उसका रीज़न बताया वही पैंडेमिक का। इसी के कारण उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टेड हुई थी 8.5% फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगली जो न्यूज़ है वो कोर सेक्टर से रिलेटेड है। कोर सेक्टर की प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि 4.6% की इसमें गिरावट आई है फरवरी की, इसमें बात बताई गई, ठीक है। और जो रिफाइनरी वाला जो उद्योग है उसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही 10.9% की। तो ओवरऑल यदि हम देखें सभी 8 कोर सेक्टर को मिला के तो 4.6, मतलब सभी 8 कोर कंपनियों का एवरेज प्रोडक्शन कितना कम हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ऊपर तो आपने देखी थी कि कितने प्रतिशत की गिरावट आई है एवरेज, और यदि हम ग्रोथ रेट की बात करें और जनरल नॉलेज के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ मिल रही है कि 8 जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं? कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये सब 6.4 के हिसाब से ग्रोथ रेट इनकी रही है। अकॉर्डिंग टू द डाटा कोल प्रोडक्शन डिक्लाइन 4.4% की गिरावट आई इसमें, क्रूड ऑयल 3.2% की गिरावट आई, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में 1% की गिरावट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है ना 10.9। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आप बता सकते हो क्या? ठीक है, देखते हैं। फर्टिलाइज़र जो है 3.7% के हिसाब से गिरावट आई है। स्टील में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जो सेल में काम कर रहे हैं, सेल के वर्कर हैं, सेल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। और सीमेंट में 5.5 की गिरावट आई है। बिजली के उत्पादन में 0.2% की गिरावट आई है, और ये जो डाटा है फरवरी 2021 का, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो था और लंबा भी हो गया है, और ये भी हो सकता है कि मैं कई चीज़ें आपको बता नहीं पाया होऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल को शामिल करेंगे और टाइम बिल्कुल कम से कम लगे। मेरी यही कोशिश रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ें हैं, आज मैं इनको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आज बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोशिश अगले बार ये करेंगे कि स्पोर्ट्स को भी हम शामिल करें ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हमारी चीज़ें छूटें ना।